मौर्य राजकुमारों को किस प्रकार की औपचारिक शिक्षा दी जाती थी? इसके लिए हमें राजकुमार की शिक्षा के पारंपरिक विवरणों पर निर्भर करना पड़ता है, जैसा कि अर्थशास्त्र, महाभारत और बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है। कौटिल्य कहते हैं कि अनुशासन दो प्रकार का होता है, कृत्रिम और प्राकृतिक, क्योंकि शिक्षा केवल एक आज्ञाकारी व्यक्ति को अनुशासन के नियमों के अनुरूप बना सकती है, एक अनाग्रही व्यक्ति को नहीं। विज्ञान का अध्ययन केवल उन्हीं लोगों को अनुशासित कर सकता है जिनमें सुनने, समझने, याद रखने, विवेचना करने, निष्कर्ष निकालने और विचार करने जैसी मानसिक योग्यताएं होती हैं, न कि उन लोगों को जो इन योग्यताओं से वंचित होते हैं। शिक्षा प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया था। पहला चरण 3 आर यानी पढ़ने, लिखने और अंकगणित सीखने से संबंधित था। यह चरण 8 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता था। इसके बाद आता था अधिक उन्नत चरण, जिसमें उन सभी विषयों का अध्ययन शामिल था जो व्यक्ति को जीवन में उसकी भूमिका के लिए तैयार करते थे। सबसे पहले संस्कृत भाषा सिखाई जाती थी, जिसमें पवित्र ग्रंथ संरक्षित थे और जो संस्कृति की भाषा थी। इसके बाद अगला विषय अन्वीक्षिकी विज्ञान होता था, जिसमें प्रचलित दार्शनिक प्रणालियां आस्तिक और नास्तिक दोनों शामिल थीं। राजकुमार के पाठ्यक्रम में असहमति वाली विचारधाराओं को शामिल करने का उद्देश्य उसे मानव अस्तित्व की समस्याओं के विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना और ब्राह्मण धर्म में उसकी अपनी आस्था को मजबूत करना था। इसके बाद आता था वार्ता विज्ञान, जो यह समझने से संबंधित था कि धन और अधन क्या है। कृषि, पशुपालन और व्यापार इस शीर्षक के अंतर्गत 3 मुख्य विषय थे। वार्ता को सबसे उपयोगी माना गया क्योंकि इससे अनाज, पशुधन, सोना, वन उत्पाद और मुक्त श्रम प्राप्त होते हैं। केवल वार्ता के माध्यम से प्राप्त खजाने और सेना से ही राजा अपने और अपने शत्रु के दल को नियंत्रण में रख सकता है। इस विज्ञान को राजकुमार को सरकारी अधीक्षक द्वारा सिखाया जाता था, जो राज्य के आर्थिक और राजकोषीय कार्यों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक संचालन से परिचित होते थे। राजकुमार की शिक्षा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दंडनीति या राजनीति विज्ञान में शिक्षा थी। कौटिल्य इसका यह स्पष्टीकरण देते हैं, वह सत्तारूढ़ शक्ति दंड जिसके आधार पर अन्वीक्षिकी, तीनों वेदों और वार्ता का कल्याण और उन्नति निर्भर करती है, उसे दंड कहा जाता है। जो दंड से संबंधित है उसे दंड का नियम या शासन विज्ञान कहा जाता है। यह अधिग्रहण करने, उन्हें सुरक्षित रखने, उन्हें सुधारने और सुधार के लाभों को योग्य व्यक्तियों में वितरित करने का एक साधन है। इस राजनीति विज्ञान पर ही संसार की उन्नति की प्रक्रिया निर्भर करती है। राजनीति विज्ञान का मतलब राज्य के दर्शन और उस दर्शन को राज्य और लोगों की दिन प्रतिदिन की शासन व्यवस्था में लागू करने के तरीके से था। राजा को शांति की कलाओं और युद्ध विज्ञानों दोनों में पारंगत होना आवश्यक था और इन दोनों में शिक्षा राजकुमार के लिए आवश्यक मानी जाती थी। पूर्वान में हथियारों और युद्ध के वाहनों जैसे हाथियों, घोड़ों, रथों के उपयोग में व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। आक्रामक और रक्षात्मक रणनीतियों का ज्ञान और गुप्त तरीके और कूटनीति का उपयोग सिखाया जाता था। दोपहर के बाद इतिहास के पाठों को सुना जाता था, जो विभिन्न प्रकार के साहित्य जैसे कि कालक्रम, कहानियां, दृष्टांत, धर्म और राजनीति के पहलुओं में संरक्षित थे। दिन के शेष समय में नए निर्देश, पुराने पाठों का पुनरावलोकन और उन हिस्सों पर चर्चा की जाती थी जो पूरी तरह से समझे नहीं गए या केवल सतही रूप से ग्रहण किए गए थे। शिक्षक प्रतिष्ठित अधिकार और प्रसिद्धि वाले होते थे, जिनमें पेशेवर नौकरशाह और सैद्धांतिक और व्यावहारिक राजनेता शामिल होते थे। छात्र को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हुए साधारण और शुद्ध जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा की जाती थी और उसे निर्णय के साथ कार्य करना, विवेक का पालन करना और निर्णय लेना सिखाया जाता था। इस कठोर और विस्तृत शिक्षा प्रणाली के पीछे का दर्शन क्या था? कौटिल्य 3 मुख्य सिद्धांतों की वकालत करते हैं। सबसे पहले
राजकुमार को उन शक्ति समस्याओं को समझने और सफलतापूर्वक हल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना था, जिनका सामना उसे अपने राज्यारोहण पर करना पड़ता। कौटिल्य के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति या बल की समस्या से संबंधित है, जो राज्य की दंडात्मक शक्ति है। राजा को शक्ति की प्रकृति को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उस शक्ति का संतुलित तरीके से उपयोग करना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं, जो कोई कठोर दंड देता है वह जनता को अप्रिय हो जाता है, जबकि जो हल्का दंड देता है वह तिरस्कार योग्य हो जाता है। लेकिन जो उचित दंड देता है वह सम्मानित होता है, क्योंकि जब उचित विचार करके दंड दिया जाता है तो लोग धर्म, धन और सुख प्राप्ति के कार्यों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, जबकि लालच और क्रोध के प्रभाव में अज्ञानता के कारण जब गलत तरीके से दंड दिया जाता है तो वह क्रोध उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले साधु संतों में भी गृहस्थों की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन जब दंड का कानून स्थगित कर दिया जाता है तो यह उस अव्यवस्था को जन्म देता है जिसे मछली का सिद्धांत, मत्स्य न्याय, बड़ी मछली का छोटी मछली को निगलना कहावत में निहित है। राज्य का आधार शक्ति थी, क्योंकि राज्य एक दंडात्मक और सुरक्षात्मक संस्था दोनों थी, और राजकुमार तब तक इस शक्ति के तंत्र को ठीक से नहीं चला सकता जब तक वह शक्ति की प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझ लेता। शक्ति के दो विशिष्ट स्रोत थे, राज्य की क्षमता कॉरपोरेट आर्थिक जीवन और गतिविधि को नियंत्रित करने और सामान्य रूप से स्वीकृत जीवन मूल्यों को संरक्षण देकर व्यक्तिगत जीवन को विनियमित करने में, राज्य को कर लगाने, व्यापार और उद्योग को नियंत्रित करने, व्यापक कृषि और वन भूमि का स्वामित्व रखने, खनिज संसाधनों का मालिक बनने और श्रद्धांजलि प्राप्त करने का अधिकार था। इस आर्थिक गतिविधि पर नियंत्रण मौर्य राज्य को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता था। दूसरे स्थान पर राज्य से यह भी अपेक्षा की जाती थी कि वह व्यक्ति को कुछ जीवन मूल्यों की प्राप्ति में प्रोत्साहित करे। शक्ति के स्रोतों का यह पहलू शक्ति को वैध बनाता था, क्योंकि दंड, बल, बाध्यता या शक्ति तभी वैध हो सकता था जब इसका उपयोग धर्म, न्याय, नैतिक कल्याण की प्राप्ति में किया जाता। जो मूल्य व्यक्तिगत प्रयासों के उचित लक्ष्य के रूप में आम तौर पर स्वीकृत थे, वे थे धर्म, कर्तव्य, नैतिकता, अर्थ, समृद्धि और काम, जैविक और सांस्कृतिक पूर्णता। इन जीवन के आदर्शों का उचित अध्ययन, जैसा कि पवित्र ग्रंथों के साथ साथ इतिहास और पौराणिक कथाओं में चर्चा की गई थी, राजनीति में किसी भी ठोस प्रशिक्षण के लिए एक पूर्वापेक्षा थी। तीसरे, चूंकि राजनीति शक्ति से संबंधित है, यह एक स्थिर संरचना नहीं हो सकती, यह मूल रूप से एक प्रक्रिया है जो समय और परिस्थितियों के साथ बदलती है। इसलिए राजनीति में दक्षता के लिए न केवल ठोस सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी, बल्कि और शायद अधिक महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक संबंधों के अभ्यास में प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। राजा की शक्ति उसे कमजोर और मजबूत दोनों बनाती थी। वह कमजोर इसलिए था क्योंकि उसकी शक्ति के लिए उसके राज्य के भीतर या बाहर से लगातार और निरंतर खतरा हो सकता था। इस चुनौती का सामना करने के लिए उसे न केवल अपने लोगों पर शासन करना आना चाहिए था, बल्कि प्रतिद्वंद्वी शक्तियों की साजिशों से खुद को बचाने और ऐसे खतरों को रोकने के लिए उचित तरीके भी जानने चाहिए थे। उसकी शक्ति एक शक्ति का स्रोत थी, लेकिन उस शक्ति का उपयोग विवेक और समझदारी से किया जाना चाहिए ताकि राजा नए अधिग्रहण कर सके जो पहले से उसके पास है, उसकी रक्षा कर सके, अपनी संपत्ति का विस्तार कर सके और अपने प्रयासों के लाभों का न्यायपूर्ण वितरण कर सके। कौटिल्य के दृष्टिकोण में राजा के जीवन के दो उद्देश्य थे, एक शक्ति का प्रयोग और दूसरा उदारता का अभ्यास। पहला निरंकुशता की स्थितियां उत्पन्न करता था और दूसरा आत्मानुभूति के विचारों को जन्म देता था। राजा को दोनों के बीच संतुलन बनाना था और इसके लिए राजकुमार की उचित शिक्षा आवश्यक थी। कई मामलों में एक उचित और व्यापक शिक्षा ही निरंकुशता और उदारता के बीच विभाजन रेखा हो सकती थी,
जो राज्य की शक्ति संरचना की अंतर्निहित निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश का काम करती थी। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।